मेरे बच्चों, हम कक्षा 11 के अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन पार्ट 1 का कर चुके हैं। आज उसका भाग 2 है, जिसको अपन भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में अपन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पीछे का जो भाग है वो अपन पार्ट नंबर 1 में कर चुके हैं। इससे आगे के भाग को आज अपन समझने जा रहे हैं। यही आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, क्योंकि अब ये दो पीडीएफ हैं। अपन हमने ये दो बोर्ड बनाए हैं, यानी आपके कॉपी के पेज के ये कॉपी के 2 पेज हो गए। अब 2 पेज में आपका अध्याय 1 पूरा हो गया। आप इसको पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद आप आगे जो किताब में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको अप्लाई करना। मैं ऐसे ही बोल दूं कि आपके प्रश्न हो जाएंगे तो इससे सब अपनी बात बनने वाली है नहीं, लेकिन आप अप्लाई करके देख लेना। अपने क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ा है उसी में से बन जाएंगे तो अपने पेपरों में भी सभी प्रश्न बन जाएंगे। तो आ जाओ, चलते हैं आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। समाकलन विषय का मतलब सभी विषयों को कैसे भूगोल जोड़ता है, भूगोल किन किन विषयों को जोड़ता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है भूगोल एक समाकलन विषय है। यह विभिन्न विषयों को जोड़ता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों को जोड़ता है। और ये मानव और पृथ्वी यानी भौतिकी के बीच संबंध को भी दर्शाता है। प्रकृति और मानव के बीच संबंध स्थापित करता है, इसलिए समाकलन विषय के रूप में हम भूगोल को देखते हैं। तो ये किन किन विषयों के बीच समाकलन करता है, तो अपन ने कुछ उदाहरण यहाँ लिए। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान में ये क्या पढ़ता है, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति, इसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। एक समाकलन विषय के रूप में ये प्राकृतिक विज्ञान से इन विषयों को अपने अंदर शामिल करता है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में ये अपने अंदर कौन से विषय शामिल करता है, तो सामाजिक विज्ञान से ये जनसंख्या और संस्कृति को अपने अंदर शामिल करता है। इसके बाद अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, तो अर्थशास्त्र से अपन देखते हैं संसाधनों का उपयोग, जो आपने कक्षा 10 के अध्याय 1 में भी पढ़ा होगा। तो अपने वहां देखा था ना उपयोग, तो वो किसका भाग था, भूगोल का ही भाग था। उसके बाद राजनीति विज्ञान में सीमाएं और नीतियां, तो आप ऐसा भी पढ़ते होंगे कि भारत का मानचित्र जो हमने अभी थोड़े दिनों पहले सीखा था, उससे पहले अपन ने विश्व का मानचित्र किया था। तो उन सीमाओं का निर्धारण किसने किया था कि अपन भारत को भारत देश कहते हैं। विश्व के महाद्वीप या खंडों को 7 भागों में बांटते हैं और उनके 7 के अलग अलग नाम हैं। तो वो राजनीति विज्ञान में ये राजनीति में बंटवारा किया जाता है। तो अपन राजनीति विज्ञान के कहां से संबंधित होते हैं, भूगोल में सीमा और नीतियों में अपन राजनीतिक विज्ञान के रूप में भूगोल से संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे ही अपन अन्य विषयों में भी भूगोल से संबंध स्थापित करते हैं। अब जैसे गणित से, तो गणित से अपन वैज्ञानिक से संबंध स्थापित करते हैं। तो प्रायोगिक भूगोल में जो मापनियां, मापक जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं गणितीय मतलब भूगोल है पढ़ते हैं। क्या हुआ, तो हाथ क्यों हिला रहे हो। फिर अपन पढ़ते हैं भौतिक भूगोल की शाखाएं। अब भूगोल पहले तो क्या था, भूगोल में सब कुछ शामिल कर दिया जाता था। कोई व्यक्ति कहीं गया, वहां पहाड़ देखे तो ये भूगोल का हिस्सा है। वहां एक गाय देखी, ये भूगोल का हिस्सा है। वहां गाय का बछड़ा देखा तो हमने क्या देखा, एक गाय थी एक बछड़ा था, वो भूगोल में शामिल कर दिया। ऐसे वहां पर्वत देखा, वो भी भूगोल में, मतलब भूगोल एक व्यवस्थित तरीके से सर्वप्रथम नहीं था। उसके बाद एंट्री होती है बर्नहार्ड वेरिनियस की, जो अपन कल की कक्षा में थोड़ा जिक्र कर रहे थे, ये याद नहीं आ रहे थे, उन्हीं का नाम है बर्नहार्ड वेरिनियस। ये भूगोल को 2 भागों में बांटते हैं, विषय वस्तुगत उपागम और क्रमबद्ध उपागम। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला कौन सा, विषय वस्तुगत उपागम, दूसरा कौन सा, क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम और विषय वस्तुगत। और विषय वस्तुगत उपागम के प्रमुख वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता जो रहे हैं वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इस क्रमबद्ध उपागम के कौन रहे हैं, कार्ल रिटर। अब मैं आपको समझा दूं कि क्रमबद्ध उपागम क्या होता है और विषय वस्तुगत उपागम क्या होता है। ठीक है, तो अपन इसको यहां देखते हैं। चलो यहां अपन इसको देख लेते हैं।
अपन ने क्या क्या आधारभूत कक्षाओं में भी अपन ने पढ़ा था, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था? उसमें अपन ने किए थे पर्वत, पर्वत किए थे, पर्वत किए थे, और क्या किए थे? पठार किए थे, पठार किए थे, मैदान, मैदान किए थे। जल में अपन ने नदी की थी, झीलें की थी और नहरें की थी। और उसके बाद अपन ने और क्या अध्ययन किया था? तो जलवायु में अपन कुछ चीजों का वहां अध्ययन करते हैं, जैसे मौसम, वायुदाब, वायुदाब, वर्षा, इनका अध्ययन करते हैं। तो अब यहीं से अपने ये जो उपागम है ना, ये दोनों उपागम निकलेंगे। अब देखो ये दोनों उपागम कैसे होते हैं। अगर अपन अब इसका पूरे का नाम क्या होता है? स्थलाकृति विज्ञान या स्थलाकृति विज्ञान या स्थलाकृति भूगोल, भूगोल। इसका इसको अपन किस में पढ़ते हैं? जलीय में पढ़ते हैं, तो इसका जलमंडल में अपन इनको शामिल करते हैं, जलमंडल में। और इसको अपन किस में? जलवायु में, जलवायु में। तो अपन इस तरीके से देखें, यानी स्थलाकृतियों का अपन पूरे विश्व के आधार पर अध्ययन करें, यानी कहीं अब ऊपर देखे हो अपन यहां करते हैं अफ्रीका, क्या करते हैं अपन यहां लिखते हैं थोड़ा छोटा, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। तो यहीं से अपने उपागम निकलेंगे। स्थलाकृतिक भूगोल, यानी इसको स्थलाकृतिक भूगोल को अपन जब पूरे विश्व स्तर पर पढ़ते हैं, यानी पूरे विश्व के, अब पूरे विश्व के अपन पर्वत, पठार और मैदानों को जब अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन? विषय वस्तुगत उपागम। यानी जो ऐसे चल रहा है वो तो कौन सा है? विषय वस्तुगत उपागम, विषय वस्तु, विषय वस्तुगत। ये जो ऐसे चल रहा है, यानी अपन पूरे विश्व स्तर पर पर्वत, पठार, मैदान और जलमंडल में नदी, झील, नहरें, यानी स्थलाकृति, पूरी स्थलाकृति का अपन विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं, पूरे जलमंडल का अपन विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं, यानी सभी महाद्वीपों पर अध्ययन करते हैं। तो उसको कौन क्या कहते हैं? विषय वस्तुगत उपागम। यानी अपन ने एक विषय को पकड़ा, जैसे अपन ने स्थलाकृतिक भूगोल को पकड़ा, तो स्थलाकृतिक भूगोल अपन पूरे विश्व पर अप्लाई करते जाते हैं, पर्वत, पठार और मैदान, पर्वत, पठार और मैदान पूरे विश्व पर अप्लाई करते हैं। जलवायु पकड़ा, जलमंडल पकड़ा, तो अपन नदी, झीलें और नहरें पूरे विश्व पर इसको अप्लाई करते जाते हैं। ऐसे ही अपन ने जलवायु लिया एक सब्जेक्ट, और उसको अपन पूरे विश्व पे कहाँ की जलवायु कैसी है, कहाँ का मौसम कैसा है, कहाँ का वायुदाब कैसा है, कहाँ कितनी वर्षा होती है, उसको पूरे विश्व में विश्व स्तर पर अपन अध्ययन करते हैं। उसको तो कहते हैं विषय वस्तुगत उपागम। और अब अगर इन्हीं चीजों का अध्ययन अपन जैसे मान लो अफ्रीका पे करते हैं, तो अपन अफ्रीका के पर्वत देखेंगे, अफ्रीका के नदी देखेंगे, अफ्रीका के मौसम को देखेंगे। ऐसे तो देखेंगे अपन, केवल मतलब एक ही महाद्वीप में इन सभी चीजों का अध्ययन करना, एक ही महाद्वीप में क्या है, इन सभी चीजों को देखना। पर्वतों को, अफ्रीका के पर्वत, अफ्रीका के पठार, अफ्रीका के मान लो यूरोप है, तो एक यूरोप अपना स्पेशल पे देखे, तो यूरोप स्पेशल पे देखें, तो यूरोप के अपन पठार, झीलें, वायुदाब, ये सब अपना यूरोप के करें। यानी एक अपन ने देश पकड़ा, और उस देश की जो भी भौतिक विशेषताएं हैं उन सब को अपन दर्शा देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? क्रमबद्ध उपागम या क्षेत्रीय उपागम। क्रमबद्ध उपागम से आपको एक दूसरा नाम याद रखना, क्षेत्रीय उपागम, क्षेत्रीय उपागम। क्षेत्रीय उपागम से अब आपको नाम याद रह जाएगा, क्योंकि क्षेत्र है तो एक क्षेत्र विशेष का ये अध्ययन करेगा, क्षेत्र विशेष का अध्ययन करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? क्रमबद्ध उपागम या क्षेत्रीय उपागम। और इसके प्रमुख वैज्ञानिक कौन है? कार्ल रिटर। इसको किस, अब इसको तो अपन ऐसे जब अध्ययन करेंगे ना विषयवार, सभी मतलब एक सब्जेक्ट को पकड़ा और पूरे विश्व पर है उसका अध्ययन किया, तो उसको तो अपन बोलेंगे विषय वस्तुगत उपागम। और जब अपन ऐसे पढ़ेंगे,
यानी किसी महाद्वीप पर अपन सभी विषयों को पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसको अपन क्या कहते हैं, क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध, तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि यानी एक अपन ने विषय को पकड़ा और पूरे विश्व स्तर पर उसी विषय का अध्ययन किया, तो उसको तो अपन विषय वस्तुगत उपागम कहते हैं, यानी विषय का विषय वस्तुगत उपागम। क्रमबद्ध उपागम, क्रमबद्ध उपागम मतलब एक अपन ने किसी महाद्वीप को लिया और उसकी सारी भौतिक विशेषताओं को अपन ने अध्ययन कर लिया। यूरोप को लिया तो यूरोप की सारी भौतिक विशेषताओं का अपन ने अध्ययन कर लिया। अब एशिया को लिया तो एशिया की सारी भौतिक विशेषताएं, वहां की जलवायु कैसी है, वहां की स्थलाकृति कैसी है, उस सभी का अपन ने अध्ययन कर लिया, तो उसको क्या कहते हैं, क्रमबद्ध उपागम या क्षेत्रीय उपागम। यूरोप क्या है, अपना एक स्पेसिफिक क्षेत्र है। अब उस क्षेत्र के आधार पर अपन जो भी वर्णन करेंगे, वहां की जलवायु दर्शाएंगे, वहां के पर्वत दर्शाएंगे, वहां के पठार दर्शाएंगे, वहां जो भी दर्शाएंगे उसको अपन क्या कहते हैं, क्रमबद्ध उपागम। तो इसको ऐसे वाले को क्रमबद्ध उपागम और ऐसे वाले को विषय वस्तुगत उपागम। अब आप ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ऐसे मत लिखना आप, तो अपन इसको वैसे ही शब्दों में बना करके वैसे ही लिख लेना कि विषय वस्तुगत उपागम में एक विषय का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अब आप ये लाइनें है ना मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना कि एक विषय वस्तुगत उपागम में एक विषय का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध उपागम में किसी क्षेत्र विशेष का, किसी क्षेत्र विशेष में सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन, क्रमबद्ध उपागम। किसी क्षेत्र विशेष में सभी विषयों का अध्ययन करना, उसी को क्या कहते हैं अपन, क्रमबद्ध उपागम या क्षेत्रीय उपागम। ठीक है, अपन इससे आगे चलते हैं। भूगोल की दोनों उपागमों के आधार पर शाखाएं, ठीक है, भूगोल की अपन शाखाएं पढ़ने वाले हैं दो, जो अपन को अब है, आप क्या करोगे, ऐसे अपन नोट्स बनाएंगे तो बोर्ड पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आज आ नहीं पाएंगे और आपकी क्लासें छोटी होती है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन चित्र 1.2 दिखा दिया। अब ये जो आपको सारणी है ना, ये आपकी बुक में बनी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में, मेरे पास बुक है, मैं खुद दिखा देता हूँ आपको, पेज नंबर पर बनी हुई है ये 8 नंबर पेज नंबर पर, ये 8 नंबर पेज नंबर पर इस फ्रंट पर बनी हुई है। कुछ ये पाठ कट वगैरह गए होंगे तो ये पेज नंबर इसके आगे पीछे हो सकते हैं। ये 8 नंबर पर बनी हुई है, चित्र 1.2 है और भूगोल की शाखाओं को ये दर्शाती है। तो फिर अपन देखते हैं भूगोल की शाखाएं। क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की मुख्य 4 शाखाएं हैं। कितनी है? मुख्य 4 शाखाएं। पहली कौन सी है, बोलो आप दान, आप बोलो, यहां देखते रहो और मन में दोहराते रहो, बोलो आप, पहली कौन सी है? मानव, पहली कौन सी है? भौतिक भूगोल, जो अपन कक्षा 11 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सैद्धांतिक या दर्शन शास्त्र का भूगोल, उसके बाद विधि एवं तकनीक का भूगोल यानी प्रायोगिक भूगोल, और उसके बाद जो अपनी कौन सी है वो मानव भूगोल। अब अपन भौतिक भूगोल ये कक्षा 12 में पूरी पूरी बुक लगती है अपनी, मानव कक्षा 11 में, सॉरी कक्षा 11 में भौतिक भूगोल की पूरी पूरी बुक लगती है। और उसके बाद मानव भूगोल, तो मानव भूगोल के सिद्धांतों की जो बुक है अपनी एनसीईआरटी, वो कक्षा 12 में पूरी पूरी लगती है। विधि एवं तकनीक ये कक्षा 12 और कक्षा 11 दोनों में प्रायोगिक के तौर पर अपन अध्ययन करते हैं, अपन आगे करेंगे भी, इस बुक का भी अध्ययन करेंगे। सिद्धांत और दर्शन शास्त्र, जब आप कॉलेजों में चले जाओगे तो वहां सिद्धांत और किस व्यक्तियों ने कैसे मतलब भूगोल को आगे पहुंचाया, कैसे उसके विकास में कार्य किया, वो अपन पढ़ेंगे सिद्धांत और दर्शन शास्त्र में। तो अब आप चलो आगे, भौतिक भूगोल। अब उस किताब बुक है वो आप ओपन कर लो और उसमें अपन ये पूरी की पूरी सारणी आपके नोट्सों में ऐड होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और यहाँ से आपकी पूरी की पूरी भूगोल है जो किताब है वो इसी के आधार पर लिखी गई है। तो भौतिक भूगोल में इसने सर्वप्रथम शामिल किया है भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। क्या क्या भौतिक भूगोल में, स्पेशल भौतिक भूगोल में क्या है, भूआकृति विज्ञान, और उसके बाद है जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। अब अपन भूआकृति विज्ञान में पर्वत, पठार, मैदान यही पढ़ते हैं, और उसके बाद जलवायु विज्ञान में अपन वर्षा, तापमान, सूर्य ताप और वायु दाब, इन चीजों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अपन जल विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें नहरें,
नदियां, समुद्र, इन चीजों का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद अपन मृदा भूगोल में मृदा की उपयोगिता, मृदा का निर्माण, मृदा की उपजाऊपन, और इस भाग में अपन मृदा भूगोल को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपन ने क्या है, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के कौन कौन से विषय क्षेत्र है? तो मानव भूगोल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये इसमें प्रमुख भाग है जो अपन क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको आप याद रखना, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर मानव भूगोल की शाखाओं को दर्शाओ। और ये प्रश्न आपको 11वीं में भी पूछा जा सकता है। और 12वीं में जो प्रमुख प्रश्न पहले पार्ट से बनने वाला है वो ये रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जनसंख्या, आर्थिक। अब फिर जनसंख्या भूगोल को ग्रामीण और नगरीय 2 भागों में विभाजित कर रखा है। अब फिर आर्थिक भूगोल है, उसको भी अपन कई भागों में बांट सकते हैं। पहले कृषि, फिर उद्योग, फिर अपन पर्यटन और व्यापार, अवसंरचना और सेवाएं, इन सब में आर्थिक भूगोल को विभाजित कर सकते हैं। किस किस में कर सकते हैं? देखो धन, अपने 10वीं में बताओ आपने क्या पढ़ा? पहले संसाधन पढ़ा, तो अपन उसमें संसाधन भूगोल को करेंगे। उसके बाद आपने उसमें परिवहन पढ़ा, कृषि पढ़ी, और उसके बाद आपने उसमें क्या पढ़ा, ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण में अपन ने जो खनिजों का उपयोग किया वो पढ़ा। तो इन सभी को अपन आर्थिक भूगोल में शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारणी हो गई अब कंप्लीट। अब इनमें सैद्धांतिक भूगोल में भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी एवं पारस्परिक क्रिया को पढ़ते हैं। विधि एवं तकनीक में मानचित्र कला, सर्वेक्षण विधि, मात्रात्मक विधि, इनको अध्ययन करते हैं। और भू सूचना में जीपीएस, जीआईएस और जीआईएस, इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी सारणी आपको भी समझ में आ गई होगी कि विषय वस्तु के उपागम के आधार पर हम भूगोल को कितने भागों में बांटते हैं। मेरे साथ साथ बोलो धनपेल को, भौतिक भूगोल, फिर उसके बाद अपना कौन सा सैद्धांतिक भूगोल, फिर उसके बाद अपना तकनीकी और विधि भूगोल, यानी जिसको अपन प्रायोगिक भूगोल के रूप में जानते हैं। और उसके बाद अपना कौन सा है, मानव भूगोल। अब आप घर पे ऐसे ही बैठे बैठे बोल के देखना मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, कल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस शनिवार आपका टेस्ट भी होने वाला है साथ साथ ही। अब अपन टेस्ट साथ साथ ही करते चलेंगे, इन बुकों को साथ साथ याद करते चलेंगे और साथ साथ करते चलेंगे, तो ये आसानी से हो जाएगा। कितना टाइम हो गया? भूगोल की शाखाएं अपन ने पढ़ ली और क्रमबद्ध उपागम के आधार पर अपन ने भूगोल की जो शाखाएं थी उसको देख ली। अब अपन भूगोल की शाखाएं देखते हैं प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक, अब मैंने आपको बताया था क्षेत्रीय आधार पर। अब भूगोल की शाखा को अप्लाई करेंगे तो मान लो यूरोप अपन पकड़ते हैं। यूरोप के आधार पर अब अपन प्रादेशिक का अध्ययन करते हैं, तो वहां की क्या करेंगे, पहले क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे। यूरोप का क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे, मतलब वहां की स्थलाकृति कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां की जलीय संरचना क्या है, वहां की जीवमंडलीय संरचना, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उन सबको जान के अपन क्या करेंगे, प्रादेशिक विकास की, भाई यूरोप का विकास कैसे किया जा सकता है। तो फिर अपन अगर मैदान है वहां अपन ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बसाएंगे। अगर आपको कोई नया महाद्वीप दिया जाए तो क्या करोगे आप अगर एक भूगोल के विद्यार्थी हो, इस आधार पर अगर आपको एक नया महाद्वीप दिया जाए और कहा जाए कि आपको इस पर लोगों को बसाना है, बसावट के तौर पर इनको बसाना है, तो आप क्या करोगे? उसमें आपको पहला काम क्या करोगे, वहां के संसाधन है वो देखोगे, वहां की स्थलाकृति देखोगे, वहां पर आने वाली आपदाओं को, वहां उस स्थान की विशेषताओं को, उन सबको तो पहले देखोगे। फिर क्या करोगे आप, जहां उनकी स्थलाकृतियां हैं वहां उसका क्या करोगे, अपन विकास करेंगे। कुछ प्रतिकूल स्थितियां उनको अपन अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रादेशिक विकास कहते हैं। फिर प्रादेशिक संश्लेषण, मतलब उसका गहनता से अपन अध्ययन करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब संश्लेषण के आधार पर बांटा है। फिर प्रादेशिक योजना बनाएंगे, मतलब कहाँ घर होंगे, किधर इस शहर का पानी जाएगा, कहाँ लोग मुख्य बाजार होगा, कहाँ से सड़कें निकलेगी, किस तरीके से अपन इस शहर को बसाएंगे ताकि ये लंबे समय तक अवसंरचना इसकी चल सके, तो उसको अपन प्रादेशिक योजना कहते हैं। तो प्रादेशिक भूगोल की प्रादेशिक भूगोल के आधार पर भूगोल की शाखाएं हैं 4। पहला क्या है,
प्रादेशिक अध्ययन, फिर प्रादेशिक विकास, फिर प्रादेशिक विश्लेषण और फिर प्रादेशिक योजना। मेरे साथ साथ आपको भी याद हो गया होगा। उसके बाद अपन अब है ना, इसको ये पूरी सारणी है, इसको पूरा आपको ऐड करना है नोट्स में। और ये किस चित्र पे दी हुई है, तो ये चित्र आपके 1.3 पर दी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन प्रादेशिक अध्ययन करते हैं, तो इनमें स्थल जो अपन पढ़ चुके हैं, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। इसका मतलब है स्थूल प्रादेशिक अध्ययन यानी बड़ी चीजों का, पर्वत पठार उनका करेंगे। फिर मध्य प्रादेशिक मतलब उन पर्वतों में नदियां, पठारों में नदियां, पठारों में झीलें, उन चीजों का करेंगे। और फिर इसमें सूक्ष्म प्रादेशिक मतलब छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करेंगे, वहां कौन से जीव पाए जाते हैं, वहां कौन से पौधे उगते हैं, इन चीजों का अपन अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक अध्ययन जो अपन ने इसमें शाखा जो करी है। उसके बाद इसने एक प्रादेशिक योजना, कहाँ अपन ग्रामीण ग्राम बसाएंगे, कहाँ अपन शहर का विकास करेंगे, इन चीजों के आधार पर जो योजना बनाई जाती है उसका अध्ययन प्रादेशिक भूगोल में किया जाता है। और उसको प्रादेशिक भूगोल की एक शाखा जिसे प्रादेशिक योजना के नाम से जाना जाता है उसमें किया जाता है। इसके बाद अपना लेसन अब अंतिम स्थिति में, अंतिम पड़ाव में अपन है। उसके बाद क्या करते हैं, भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, यानी भौतिक भूगोल जो अपन पढ़ेंगे वो अपने जीवन में कहाँ कहाँ काम आएगा। अब आप सोचो बैठ के, थोड़ा मैं वक्त देता हूं। अब अपन ने इतना सब कुछ पढ़ा है, क्या आप भौतिक भूगोल अपने जीवन में क्या काम आएगा ये बता सकते हो? सोचो, अपने माइंड को सोचने के लिए मजबूर करो कि मान बता मैं क्या करा। तो भी आधार पर आप माइंड आपने क्या जवाब दे, भौतिक भूगोल पृथ्वी की आकृति जानना है, मतलब स्थल रूप जो आप पढ़ी है, जल रूप, मृदा, जल आदि का अध्ययन ने क्या करे अपनी सहायता जानने करे, ठीक है। पहलो फिर अपन क्या करे, अब 10वीं में अपन पढ़िया भूगोल और 9वीं में भी अपन भारत को भूगोल पढ़िया। तो बिन आधार पर अपन देखा तो अपन क्या करे, वो संसाधनों का सही उपयोग अध्याय 1 लाख तो अपन वहां 10वीं में तो बैठा अपन बताइडो हो के इन संसाधन को आप अहियां प्रयोग करांगा, इन संसाधन को आप अहियां प्रयोग करांगा। बट गांधी जी की एक टिप्पणी भी दे दी कि भारत में पेट भरने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पेटी भरने के लिए भारत में संसाधन उपलब्ध नहीं है। यानी जिसका सामान्य अर्थ यह था कि अगर भारत में मानवीय उपयोग के लिए संसाधनों को देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि लालच के रूप में मानव संसाधनों को संग्रहित करने लगेगा तो उसके लिए भारत में भी पर्याप्त संसाधन नहीं है। भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं उसके लालच की पूर्ति नहीं हो सकती। गांधी जी के कथन का यह सारांश था। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, अपन को पर्यावरण संरक्षण कैसे करना है, क्या क्या पर्यावरण संरक्षण में हानियां हो रही है। उसके बाद अपन कृषि का विकास कैसे करें, वहां कौन सी जलवायु दशाएं ढूंढे जहां कृषि का विकास किया जा सके। उसके बाद अपन आपदा प्रबंधन कैसे करें, जब अपन को पता होगा कि आपदा कहाँ से आती है, कैसे आती है, कैसे आपदा उत्पन्न होती है और आपदा क्या मतलब नुकसान पहुंचाती है और कौन सी आपदा कितना नुकसान पहुंचाती है, तो हम आपदाओं पर कुछ न कुछ उन पर नियंत्रण करने में भी सक्षम हो पाएंगे। इन्हीं चीजों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो इन चीजों में हमारी सहायता करता है भौतिक भूगोल। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल में इसका महत्व क्या है। तो यहाँ अपना अध्याय होता है संपूर्ण, यानी अपना अध्याय अब पूरा हो गया। अध्याय 1 अपन ने आज पूरा पढ़ लिया। आशा है आपको पूरे नोट्स समझ में आए होंगे। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ ताकि आपके लिए सारा जो है ना पीडीएफ में बढ़िया से आ जाए। तो अब अपन ने इन सब को पढ़ लिया, एक बार देख चुके पूरी अपन भौतिक मतलब भूगोल क्या है, भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए और भूगोल की शुरुआत कैसे हुई, इन चीज़ों के बारे में अपन एक बार अच्छे से जान चुके हैं। अब आगे के अध्याय में अपन ब्रह्मांड यानी पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रूप में भूगोल को शुरू करेंगे। वो अध्याय अपना 2 रहेगा। एक अध्याय पूरा कर लिया है। आपको अध्याय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने ज़्यादा से ज़्यादा भटनेर एजुकेशन हब में साथियों को जोड़िए। जय हिंद, जय भारत।